cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और यहाँ लंदन में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफाली फ्रॉस्ट। और शेफाली फ्रॉस्ट मेरे साथ इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके पास ये किताब है और ये किताब मैं समझता हूँ कि हम सबको दिखा देनी चाहिए। जी, अभी मैंने देखा शेफाली फ्रॉस्ट का ये काव्य संग्रह है, इनकी अपनी कविताएं इसमें, और ये अब वापस आपके पास है। ये किताब मैंने पढ़ी और ख़ास तौर पर तब जब मैं भारत में था, और मैं बार बार ये सोच रहा था कि ये एक ऐसी लड़की ने लिखी है किताब जिसका खासा वक्त लंदन में गुजरा है और जिसकी पढ़ाई भी लंदन में हुई वगैरह वगैरह, और ये किताब बड़ी देसी है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें भारत क्या, मतलब भारत का जो गांव है, कस्बा है, वो जगह जगह निकल के आता है, एक एक लफ्ज़ से निकल के आता है। तो क्या लंदन में रह के आप ये देसी बातें सोचती हैं, ये क्या है? मैं पली बढ़ी तो हिंदुस्तान में ही थी ना। लखनऊ से आपका ताल्लुक जी, लखनऊ से हूँ मैं, और ज़बरदस्त लखनऊ से हूँ मैं। ज़बरदस्त का मतलब क्या होता है? और एंड यू कैन टेक अ गर्ल आउट ऑफ इंडिया, यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ अ गर्ल। तो और बहरहाल पिछले 9-10 साल में तो मैं हिंदुस्तान बहुत बहुत रही, और वहाँ की सड़कों पर घूमना, वहाँ पर लोगों से मिलना और बसना, जिसे सचमुच में कहते हैं। आपने लंदन में, मैं किताब की तरफ आऊँगा, लेकिन लंदन में आपने फिल्म स्टडीज़ वगैरह का कोर्स किया ना? जी। क्या किया था? इंग्लैंड में मैंने बाथ से एमए किया था क्रिएटिव राइटिंग में, और उसके बाद कार्डिफ यूनिवर्सिटी से फिल्म स्टडीज़ में और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया था। तो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाई हैं? जी। और कैमरा भी चलाया है? जी। एडिटिंग ज़्यादा की है। एडिटिंग भी की है? हाँ, एडिटर मैं थी, फिल्म एडिटर थी मैं। और मैं कुछ राज हैं जिनको लोगों के सामने ला रहा हूँ धीरे धीरे करके। इस तरह की अफवाहें भी घर में कि आप स्क्रीन प्ले भी लिखती हैं? जी, ये अफवाह सही है। और ये भी मुझे इल्म है इस बात का कि वो हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में है। जी, ये भी सही है। तो एक शख्स अंग्रेजी में देखता है चीज़ें इस मुल्क में, सोचता है, अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले लिखता है, फिल्म एडिटिंग, और फिर ज़बरदस्त हिंदी में ऐसी कविताएं लिखता है। कुछ इसके पीछे कुछ है, कोई बात है? एक्चुअली मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। ये आप में नहीं है, लेकिन ये हाँ, इस अमल में, क्योंकि इस समय जो हिंदुस्तान जिस तरीके से हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो लैंग्वेज और एजुकेशन का जिस तरीके से पिछले काफ़ी साल में जिस तरीके से हम आगे बढ़े, उसमें अंग्रेज़ी हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी बातचीत में और हमारे सोचने में बहुत अंदर तक है। पर हिंदी भी, और जो हमारी जो रीजनल भाषा जिसमें जब हम बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी बोलती हूँ। बहुत सारे लोग तो इतने, उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो बाकी तीसरी चौथी भाषा भी बोल लेते हैं, लेकिन हम बहुत सारी भाषाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो वो जो विस्थापन का एक जो अच्छा पहलू वो ये है कि हमें बहुत सारी भाषाएं, और बहुत सारी भाषाओं का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सोच समझ से होता है। आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो सोच की आपकी भाषा है, जैसे कहते हैं ना फिक्र की ज़बान है, क्या ये कह सकते हैं कि वो हिंदी है, देसी भाषा? आई थिंक सोचती तो मैं, अगर सच बताऊँ तो अंग्रेज़ी में हूँ, और ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि क्योंकि बचपन से पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिस भाषा में आपकी माँ ने आपसे शुरू में बोला होता है, जिस भाषा पैदा होते ही जो आप भाषा सुनते हैं, वो भाषा आपसे कभी नहीं छूटती। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कविता लिखना जो होता है वो इतना आंतरिक काम होता है। कविता से बड़ा सच मुझे लगता है गद्य में नहीं होता। इसीलिए मुझे कविता बहुत प्यारी, क्योंकि इसमें इतनी सारी जो शब्दों के आसपास जो सफ़ेद जगह होती है, उसमें बहुत सारा सच होता है, और वो जो सच होता है वो आप उस भाषा में पाते हैं जिस भाषा में आपने शायद अपनी सांस लेने की शुरुआत की होती है। तो मेरे लिए मैं कविता अंग्रेज़ी में नहीं लिख पाती। मैं प्रोज पोइट्री ज़रूर अंग्रेज़ी में लिख लेती हूँ, प्रोज भी मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, लेकिन कविता में सिर्फ हिंदी में लिख पाती हूँ। बहुत ही दिलचस्प बात है, और क्योंकि आप कविता हिंदी में लिख पाती हैं और लिख भी ली है आपने, और किताब भी आपके पास में है, मुझे इस बात का कोई हक नहीं है कि एक कवयित्री मेरे सामने हो और मैं बोलूं और उसको बोलने की बिलावजे में इतनी मोहलत दूं। कविता सुनाइए, वो जो पहले आपको लगता है कि पहले सुनानी चाहिए।
और वो जो दूसरे सुनानी चाहिए वो बाद में फिर। मुझे लगता है ये सारी कविताएं पढ़ी जानी चाहिए। एक्चुअली इन कविताओं का जो मकसद मेरे लिए है वो सिर्फ ये नहीं कि किताब छप गई और आ गई। ये कविताएं मेरे लिए जिस तरीके से मैंने दुनिया को देखा पिछले 10 साल में, जो इंडिया में मैं रही और बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्रैवल किया और लोगों से मिली, तो वो ये उस सब का एक सार, बड़ा गलत शब्द है बिकॉज सार बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ कविताओं के माध्यम से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आता है मेरे। तो ये पहली कविता जो इसके फ्लैप पे है उसी से शुरू कर देते हैं। सब सो गए हैं, लेकिन वो आदमी जिसका बुढ़ापा समझ नहीं पा रहा उसका बाप, जिसके कर्रेपन में उसकी माँ का आलिंगन शामिल है, तोड़ता है पत्थर हाथ से पांव से, लपेट रहा है पहाड़ जुबान में अपनी, किर्र किर्र बोलती है धूल दांतों के बीच। क्यों नहीं सो पाता बच्चा उसका रात की खरहरी चारपाई पर? वो क्या है जो जिंदा रखता है उसका ओर छोर पर, मार डालता है भीतर? वो कौन सा खाना है जिसे खाकर रो रहा है खाली पेट, जैसे उसकी आंत सपनों पर भारी है और उसकी छाती पर एक खालीपन है दिल के गुजर जाने का। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। लफाड़िया चांद। थके पानी के बुलबुले दुत्कारते हैं उसे, जो दूसरों की हर संधि में बोझ हुआ तीसरा सा। सतह की हर झिल्ली लतियाती है उसे, जो फेफड़े की हर धौंक में जकड़े है अब भी डूबते सूरज का वो अधजला हिस्सा, जिसकी प्रचंडता में ही उसकी शीतलता का मूल था। आसमान से गिरा, हाथ में अटका अपने ही पृथ्वी के परे तिकोन का तीसरा कोना, वो लफाड़िया, उसे पता है सूरज निकलेगा नहीं कल। क्षितिज के नीचे दिशाओं की हर संधि में पानी बरसेगा, शरीर कई जानवरों के गिरेंगे छपाक, दिशाबद्ध पड़ेंगे सर पर ओलों की तरह तड़ाक। बरसता रहेगा पानी, डूबता, संभलता, खुलता, बंद होता, जैसे आदि सिर्फ एक फेफड़ा हो सांस की भंवर में अटका, और अंत उस फेफड़े में गोते लगाता, डूबता, संभलता, खुलता, बंद होता, वही जिद्दी लफाड़िया चांद। उसे पता है तिकोन के एक कोने में अधमरी धरा मरते हुए सूरज से मांगेगी आग, उस ही की तरह कल। उसे पता है वो मरेगा नहीं कल। हर संधि एक भंवर है कल, अपने हाथों में पकड़े शून्य में विलीन, आदि फिर आदि, अंत फिर आदि। जलते धुएं की राख पिएगा और जिएगा, रिश्ती कीचड़ से लपेटेगा गला और जिएगा। हर बुलबुला सांस पीता समुंदर हो जैसे, हर चिंगारी जिंदाइयत का एहसास। लौट लौट कर आएगा वो, पलट पलट कर निकाला जाएगा वो, लफाड़िया लतियाया बेआबरू चांद, वो मरेगा नहीं कल, देखना। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जब ये आपकी कविताएं सुनता हूं, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला कि मुझे कोई हक भी नहीं है, इसलिए कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो आपको बराह रास्त सुने और उसको एंजॉय करें, लेकिन कुछ रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा वो मंजर है बहुत बार जो हमने भारत में देखा है। भारत में क्या, मैं कहूँगा कहीं भी जो मजलूम समाज है, जहाँ पे भी कहीं अन्याय होता है, इसी तरह की कुछ इमेजेस निकल के आती हैं। ये इमेजेस जो आपकी कविता में निकल के आ रही हैं और जिनके लिए आपके शब्दों का कमाल का चयन है, इस प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ बताइए। एक्चुअली ये प्रक्रिया इतनी आंतरिक होती है कि इसके बारे में बोलना फिर पोस्ट रैशनलाइजेशन जैसा हो जाता है। लेकिन ये कहाँ से आती है, इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैंने सड़कों पर बहुत घूमा है, मुझे सड़कों पर घूमने की बहुत आदत है। सड़क लोगों से मिलने की बहुत आदत, चाहे वो महोबा के विस्थापित हों, चाहे वो सड़क चलते, जैसे एक कविता है, पहली जो कविता है क्या, तो बहुत कुछ। तो लेकिन आप जब कविता लिख रहे होते हैं तो वो कहाँ से आता है, वो बहुत सारी उन जगहों से आता है जो शायद आप भूल भी चुके होते हैं। बहुत जगहों से आता है, वो आपके सामने आके, तो मुझे लगता है कि मेरी कविता लिख जाती है, मुझे दिख जाती है, वो मेरे सामने लिख जाती है। मतलब मेरी एक कविता का के औसतन ड्राफ्ट्स 26-27 तो हो जाते हैं, 13-14 तो आराम से होते हैं, और हफ्तों लगते हैं मुझे एक कविता। लेकिन जब वो आती है तो वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, वो आ जाती है, लेकिन उसके बाद आप पे उस पर काम। और ये जो शब्द, जो ऐसे शब्द हैं, बहुत बार तो हमने सुने नहीं होते, लेकिन ये सब अंदर से आते हैं। वो कौन बोल रहा है आपको नहीं पता होता। मैं पढ़ती हूँ ये कहाँ से आती है। एक जो उतरती है खदान से, कोयले के कपड़े पहन, झनकाती हुई पैरों में खाली कनस्तर। दूसरी आसमान के कोटर से हवा सी अंधी, पांव रखते ही धरा पर टूट जाती है जो। त्रिशंकु के विचार सी, झिंगुर की खंखार सी, जुबान तीसरे की चाटती है मुझे।
भर लेती है शब्द मेरे सूखे अक्षरों में अपने, मेरी नमी को पीती है गट गट गट। संधियों से हमारे फिर उड़ती है रुक रुक, खदानों के आसमान पर सलेटी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। वाह, क्या बात है। आपने कहा ना कि ये शब्द कहाँ से आते हैं, त्रिशंकु के विचार सी, झींगुर की खनखार सी, जुबान तीसरी की चाटती है मुझे, भर लेती है शब्द मेरे सूखे अक्षरों में अपने। तो वो इंटरेक्शन होता है और आपको नहीं पता उसका, ये लिख जाती हैं। उसके बाद फिर आप और एक डर भी होता है, वो जो डर जो है वो इसमें, वो रही फिर एक बार इस रुके हुए कागज में बातें कुल बुलाएंगी, आकर सुनहरी मछली भुरभुरी मिट्टी पर सर मारेगी, तुम हैरत से देखोगी बिखरना उसका खुशबूदार। सूरज की हर पलट में बदलेगी सर पटकने की आवाज, कभी कानों में झंझन, कभी दांतों की किर्र किर्र, कभी उस गाने की तरह जिसे सस्ता समझकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया तुमने। तुम ढूंढोगी पता उस उछलती हुई खाल का जो दिल में धड़कती है तुम्हारे, फिर फड़फड़ाती है सर ऊपर। कहाँ से आ जाती है ये हाँफती हुई उंगलियों के हाथ, बींधती हुई पन्ने के बीचों बीच। डर गई अगर, मर गई कभी, कुछ और लिख पाओगे तुम? आपने कहा महोबा गई, विस्थापितों को देखा, और क्या क्या देखा आपने? वो क्या चीज़ें, मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो इमेजरी है, ये जो चीज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ का जुल्म है, कहाँ का समाज है, कहाँ का न्याय है, और वो कौन लोग हैं, भूखे नंगे, डिग्निटी भी, अस्मिता भी जिनके पास नहीं है। क्या देखा आपने? आप हिंदुस्तान शहर में कहीं भी हल्का सा कंकड़ डालिए उस नदी में और इतनी ज़्यादा लहरें आप तक आएंगी, बस आप वहाँ खड़े होकर देखिए, आप उसमें डूबिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिल्ली ही शहर में आप निज़ामुद्दीन दरगाह के पास वो एक ट्रैफिक आइलैंड है, उस पर चले जाइए और वहाँ बैठिए, और वहाँ दिनों दिन बैठिए, और जब लोग आप पर फिर विश्वास करते हैं तब आप उनसे बात कीजिए, तब आप देखते हैं डिग्निटी और अस्मिता। तब आप देखते हैं कि वहाँ पर वो आदमी बैठा होता है जो आपको बताता है कि देखिए दीदी क्या बात है, और आप सबकी दीदी हो जाते हैं सिंपली बिकॉज आप अंग्रेजी बोलते हैं और आप ढंग के कपड़े पहनते हैं। आप वहाँ पर वो उस हायरार्की को आप लूज़ नहीं कर सकते, तो ठीक है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ दीदी ना हूँ, पर मैं हूँ, वो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वहाँ चाहते हुए भी मैं वो नहीं हूँ जो कि उनसे बिल्कुल मिल जाना चाहती हूँ। ये भी मेरी कविताओं में है कि मैं उतनी ही काली हो जाना, ये बिरसा मुंडा की एक कविता में है जहाँ पर राख उड़ रही है। तो वो जो अलगाव है कि ना आप उस माहौल में जुड़ पाते हैं जो कि माहौल शायद आपका अपना होता है, क्योंकि आप पले बड़े वहाँ हैं, वहाँ की पढ़ाई हुई, वहाँ की तरीके से आप अंग्रेजी बोलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, और आप वहाँ के भी नहीं हो पाते जहाँ के साथ आप होना चाहते हैं। पर आप निज़ामुद्दीन के पास ट्रैफिक आइलैंड पे जाइए, वहाँ बात कीजिए, और आप तब वहाँ देखिए अस्मिता। वो आदमी आपको बताता है दीदी यहाँ पड़ोस में ये प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, और मेरी बस ये कोशिश है कि जब कटाई होगी उससे पहले मैं अपनी औरत और अपनी बच्ची को यहाँ इज्जत बचा के ले जाऊँ यहाँ से। वो औरत आपको बताती है कि दीदी देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम भीख ज़रूर मांगते हैं, लेकिन हम गाड़ी के पीछे दौड़ के भीख नहीं मांगते। हम सिर्फ वो लेते हैं जो कि वो हमें दे देते हैं। वहाँ भी अस्मिता है, हम देखते हैं और अनदेखा करके चले जाते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा है देखने के लिए कि आँख बंद करना लोगों के लिए एक जिंदा रहने का तरीका हो गया है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर आप जब अस्मिता देखते हैं, आप खुद, आपकी आंखें जो हैं शर्म से झुक जाती हैं कि आप में उतनी अस्मिता नहीं। वो खुद बोलते हैं, मैंने उनसे कहा कि तो क्या कमी है खाने की यहाँ पर? तो ज़कात में यहाँ पर तो आप बस्ती में जाते हैं तो वहाँ पर तो कितना खाना, जो रेस्टोरेंट्स में आप बाहर वहाँ पे तो टोकन्स भी मिलते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के बाहर रेस्टोरेंट हैं, हाँ। वो टोकन देते हैं, टोकन आप लोगों को जो इनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं, बाद में जाके खाना खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं आपसे कि दीदी वहाँ पर जाने का मतलब है जो वहाँ लड़ पाता है वो वहाँ पर खा पाता है। हम वहाँ पर जाके बाकियों से लड़ नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ से नहीं खाएंगे, हम यहाँ मांग के खा लेंगे। आपको क्या लगता है ये अस्मिता नहीं है? ये एक किसी तरीके से ऑनर को होल्ड करने का जो मादा जो उस सड़क में बैठे हुए लोगों में, वो मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग भूल चुके हैं, जो कि उस सड़क पर नहीं बैठते या नहीं बैठ पाते। आसमान में बेरोक वो हव्वा और आदम की औलादें हार चुकी हैं जो लकड़ियों के व्यापार में पत्ते चबाने का हक। बीन रही हैं पत्थर जो जलती हुई जमीन के नीचे, बट रही हैं जंगल के रंगों में आज, हरी हल्की हरी, भूरी थोड़ी हैरान। सुन रही हैं उसे जो चिड़िया की आवाज है पर आवाज नहीं, जो चिड़िया की चोंच है पर चोंच नहीं, जो चुग कर पेट भर भूख मुंह से उनके उतार चुकी है पीठ से उनके जलती हुई खाल।
जो चिड़िया जैसी उड़ रही है आसमान में बेरोक, रास्ते में मिलती हर चिड़िया को मारती हुई, जो निगल कर उन्हें और उनकी औलाद उगल रही है सूरज की दाढ़ में, पूरा का पूरा पेड़। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। जंगलों के मृत प्रसव, नियमगिरी से स्मार्ट सिटी तक, समर्पित हैं दुधमुए फूल असफल पृथ्वी पर असंख्य, गुलगुला रही है निर्दोष जबड़ों में उनके पिची पंखुड़ियों की पीक। जो हुए नहीं पैदा प्रेम पर्व में उन्मुक्त, उखड़ रहे हैं टहनियों से हाथ बनकर, झड़ रहे हैं मेड़ों पर निर्विरोध। सहेजती है क्यारियां जंगलों के मृत प्रसव, नवा रहे हैं शीश मिट्टी के कटे पेट पर, चिड़िया की चोंच, कीड़े का मौन, पानी की अनुपस्थित बूंद। खोजता है खुला अंग लकड़हारे का उन्मान में पिपासु रक्त बीज। उबलते वीरकोश में एक पेड़ था, कहाँ गया? ये सब सिलेक्टेड काम है, दूसरा काम तैयार है कुछ आने के लिए और वो क्या है? मेरी कविताएं, मुझे लगता है जिस तरीके से मेरी सोच बढ़ रही है, तो मुझसे कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं क्योंकि मेरे काम में एवॉन-गार्ड बहुत है। और आप तो जानते हैं मैंने एवॉन-गार्ड और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म और फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म सब पढ़ाया है, स्क्रीन राइटिंग। और तो मुझे ये भी लगता है कि मैं कविता शायद इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग नहीं कर पाती। तो जैसे जैसे मेरी सोच आगे बढ़ रही है, मेरे काम में एवॉन-गार्ड ज़्यादा आ रहा है। तो जो अगला जो संकलन है उसमें वो काम काफ़ी है, और इसमें भी है जिसके लिए काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी। और वही जो इसमें भी ग्रुपिंग है कविताओं की। नहीं, आपने कहा नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ किस लिए हो जाते हैं? नाराज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत एक तरीका निकल पड़ा है हिंदी कविता में, सब नहीं लेकिन एक मोटी धारा है सीधे कविता लिखने की। तो मुझसे कहा जाता है कि तुम डरती तो हो नहीं बिल्कुल, तो सीधी सीधी बात क्यों नहीं लिखती जो जल्दी से समझ में आ जाए। तो मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ उनको कि मैं नहीं लिखती, मेरे सामने तो ये लिख जाती है, मैं तो सिर्फ वो नकल कर रही हूँ। आपने कहा कि वो शब्दों की एक इमेज सी बनती है, मैंने भी कहा था बार बार इमेजरी, और उसमें कहीं ये भी है कि फिर वो अल्फाज के ज़रिए शब्दों के माध्यम से उसका जो चित्रण है वो हमारे सामने आता है। तो मतलब बड़ी पिक्चरिस्क कह सकते हैं कविताएं हैं, ठीक होगा कहना? इसमें आपके पेशे का कितना दखल है? जैसे कि ये जो फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी भी आप करती हैं, और एक्चुअली सही बात है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि मुझे कविता दिखती है और मैं उसे उतारती हूँ। स्क्रीन प्ले भी मुझे दिखता है, मेरे सामने आ जाता है और मैं उतारती हूँ। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम तो सपनों की दुनिया में रहती है, एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है, और वो सही भी है। तो जो दिख रहा होता है, जो दृश्य होता है, ये हो सकता है कि क्योंकि मैं फिल्म मेकर रही हूँ, स्क्रीन राइटिंग मेरा पेशा रहा है और मैं अभी तक लिखती हूँ, तो ये हो सकता है कि उस वजह से, विजुअल मीडियम में इन्वॉल्व रहने की वजह से, और क्योंकि मुझे पेंटिंग से बहुत प्रेम है, आर्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो वो जो दिखता है अगेन वही कह सकते हैं वो कवियत्री जो पेंटर न बन सकी। नहीं, इसमें तो बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। जैसे अगर आप देखें, वो एक वो कविता है जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है तो वहीं पर वैसे नहीं। तो वो नैरेटिव सुनाइए जी। है तो वहीं पर वैसे नहीं। मान लो कि खैर ख्वाह हूं मैं, इश्क करती हूँ उस कौम से जो तुम्हारी है, जो तुम हो, मेरी है, मैं हूं। हाँ, बात करो ना उनकी प्लीज, वो पुरखे तुम्हारे ईरान से, तुरान से, गोरे चमकीले ब्राह्मण तुम्हारी जात के। सुना है उनकी बीवियों ने पर्दा नहीं किया कभी, है ना? बुर्का पहनती हैं। कौन? अम्मी मेरी? रियली? बट हाउ कैन यू अलाउ दैट? अलाउ मतलब उनकी मर्जी? हाय, पर तुम तो वैसे नहीं। कैसे? अरे है ना वो काले काले काजल लगे लोबान वाले, मांगते हैं मज़ारों का चंदा हरी चादर में गाड़ी रोक। अकेली पड़ जाऊं उनके हाथ, कभी तौबा सोचो क्या हशर होगा मेरा। क्यों छू लेंगे तुम्हें? उफ, यू आर सो नॉटी। उनकी सुनाओ ना मुझे। कार्ल मार्क्स की हंसिया पकड़े, फैज लपेटे कान में, नाप दे रोजे साल हर साल, दाब दे ताजिए बा एहतराम, लेकिन पड़ोसियों का खलल ना पड़े। लड़कियां न्यूयॉर्क रहें, बीवियां कुरान पढ़ें, शराब से तौबा नहीं, लेकिन अरे वो नहीं हूं मैं मेरी जान, अलिफ बे का तालिब, मीर मोमिन और गालिब,
सड़क से गुजरूं तो चप्पल की चाप में उर्दू बसे। भीड़ में चलाता हूं मारुति, हॉर्न बजा बजा कर एग्जैक्टली वैसे जैसे तुम्हारे बाप। गालियां देता हूं पैदलों को बाकी, कुछ हिंदुआनी कुछ मुसलमानी। मेरा हुजूम मुझे वैसे ही निगलता है जैसे तुम्हारा तुम्हें। वो अमरीकी आसमान जब औंधा गिरा जमीन पर, उतना ही बेखबर रहा मैं जितना कि तुम। नामा देखा, ट्रैफिक का अफसोस किया, सब्जियों के दाम कर्फ्यू में कितने बढ़ेंगे तिजारत की। दैट इज सो अपॉर्चुनिस्टिक। ये आइडेंटिटी दोगे बच्चों को तुम अपने? आइडेंटिटी? अमरीकियों की नौकरी बजाता हूं साइबर पार्क में 9 से 5। वीकेंड पर शराब पीता हूं जर्मन जो ना हिंदू है ना मुसलमान। जुम्मा कब आया याद नहीं, ईद उतनी ही इररेलेवेंट है जितनी दिवाली, पर दोनों पर दिए जलाता हूं। हाँ, जब हिंदुओं के गढ़ में मकान ढूंढने जाता हूं, ले चलता हूं तुम्हें साथ। बिंदी लगाए, 6 गज की साड़ी लिपटाए, देर रात बैरियर किनारे मांगता है लाइसेंस, पान चबाता ठुल्ला। डर ये नहीं कि गाड़ा जाऊं कि जला दिया जाऊं, बस इसलिए कि ग्वांटानामो में ना मरवा दिया जाऊं। कर देता हूं तुम्हें आगे बड़ा शर्मसार। सोचा है नाम दूंगा बच्चों को अपने, पीटर, टोनी और निर्वाण। अगली पुश्तों के लाइसेंस तो ना कहलवाएं मुसलमान। अरे अरे ना कहीं, ये कैसा कुफ्र है तुम्हारा मेरे खिलाफ। तुम मुसलमान ना हुए तो मैं खुद को क्या कहूंगी। और हो जाए अगर वैसा कभी, नारे लगाऊंगी, न्यूज़पेपर में लिखवाऊंगी, जेल के गेट पर धरना करवाऊंगी, शान से कहूंगी हैं तो वही पर वैसे नहीं, ये अच्छे वाले हैं। एंड डोंट यू वरी, मर भी जाओ तुम ऐसे वैसे इधर उधर, हक होगा मेरा तुम पर, मैयत पर करूंगी सोज़ख्वानी। मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, डोंट थिंक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में होने दूंगी क्विक एंड ईजी। मुंह घुमा दूंगी तुम्हारा जिस तरफ कहेंगे काबा, पूरे 6.5 फुट नीचे करवाऊंगी दफन। रो रो के कहूंगी सबसे, जिंदा थे तब सबसे डरे, पर प्यार देखो मेरा, मुसलमान थे मुसलमान ही मरे। वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त ये तो कविता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला बहुत लंबा चल सकता है। बातें आपसे बहुत सी करनी है, और आप यहाँ इंग्लैंड में रहती हैं और मैं भी यहाँ इंग्लैंड में हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी और आपकी एक बार फिर यहीं पे एक बार महफिल होगी, नशिस्त होगी, और उसमें ये जो काव्य पाठ है ये जारी रहेगा। इसलिए कि बहुत सारी कविताएं और जो सुननी है, मुझे यकीन है कि लोग भी सुनना चाहेंगे और ज़्यादा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। शेफाली के साथ में हमारी मुलाकात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और साथ में इनकी जो कविताएं हैं अलग अलग हिस्सों में हमारी कोशिश होगी कि आप तक पहुंचाते रहें, इसी जगह इसी मंच पर। नमस्कार। cineinc.com